नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। रात है, सुबह का इंतज़ार करो। वो पल ज़रूर आएगा जिस पल का इंतज़ार है। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जनाब, क्या आपने उस अभ्यर्थी के दर्द को कभी महसूस किया है जो अपनी माँ के गहने बेचकर शहर के किसी कोने में छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अथक प्रयास कर रहा होता है? क्या आप समझ सकते हैं कि तिनका तिनका इकट्ठा कर बहुत गरीबी के जीवन को जीते हुए वो इस उम्मीद के साथ मेहनत कर रहा होता है कि एक दिन वो अपने माँ बाप को खुशी के आंसू देगा? क्या आप बता पाएंगे कि जो बेरोजगार रात भर ट्रेन या बस में खड़े खड़े बहुत दूर से परीक्षा केंद्र पर आते हैं, उनका क्या कसूर है? क्या आप लौटा पाएंगे उम्मीदों को संजोए उन परीक्षार्थियों के बर्बाद हो चुके वक्त को जिन्होंने लाइब्रेरी की सीट पर अपनी जवानी निकाल दी? जवाब कौन देगा युवाओं के इन सवालों का? शायद कोई नहीं। कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल पेपर नहीं बिक रहे साहब, पेपर नहीं बिक रहे। आजकल बिक रहे हैं, आजकल बेचे जा रहे हैं गरीब किसान मजदूर के बेटों बेटियों के ख्वाब और सपने। किसी महान इंसान ने कहा था कि बिकता हर कोई है, बस कीमत सही लगनी चाहिए। राम और राम राज्य की कल्पना वाले इस देश के साथ यही एक दिक्कत है कि हम लोग काफ़ी कम कीमत पर बिक जाते हैं। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, पर एग्ज़ाम के पेपर का आउट होना या एग्ज़ाम में सेटिंग होना बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले 10 सालों में किसी जेन्युइन छात्र को सेलेक्ट होते नहीं देखा है, पर कुछ टॉपर छात्रों को क्वेश्चन आउट होने या सेटिंग से उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं। असली फ़र्क गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े औसत दर्जे के उन छात्रों पर पड़ता है जो कठिन मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। उनकी कठिन मेहनत धरी की धरी रह जाती है जब कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। कठिन मेहनत के बल पर दूसरे मेहनत करने वाले छात्रों से तो जीता जा सकता है, पर पैसे देकर क्वेश्चन और रिजल्ट खरीदने वालों से नहीं जीत सकते। भविष्य की उज्जवल आशाओं को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा है ये। हजारों युवा बीएसएससी परीक्षा में सम्मिलित होने पहुंचे हैं। बिहार में युवाओं का रोजगार मामले में संकट और संघर्ष दोनों ही समानांतर चलने वाला इतिहास रहा है। इतनी आसानी से यहाँ रोजगार मिलता साहब तो मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों में बिहारी क्यों भटकता? भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक और पेपर होने पर आश्चर्यचकित कटआउट, कोर्ट केस, यही पहचान है यहाँ की। चुनाव के साथ साथ यहाँ 9 लाख सरकारी नौकरियों का जन्म होता है और 5 वर्ष और नौकरी की आशाओं को लगाए युवाओं की उम्र कब निकल जाती है पता नहीं चलता। इन्हीं कारणों से अन्य राज्यों में बिहार के युवा ज़्यादातर प्रशासनिक या अन्य सरकारी और प्राइवेट ओहदों पर बैठे दिखाई पड़ते हैं। सुशासन राज्य की 2 महत्वपूर्ण परीक्षा STET और BPSC 2 बार पर्चा लीक और बाद में आश्चर्यचकित कटआउट सरकारी नौकरी की आशाओं में लगे युवाओं की प्रतिभा से खिलवाड़ करता है। उदाहरण 68वें BPSC एग्ज़ाम को लेकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से लगाया जा सकता है, और आज दोबारा BSSC पेपर लीक चर्चा जोरों पर है। मेरा सचिव महोदय से सवाल है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो अब तक परीक्षा क्यों रद्द नहीं हुई है? पेपर आपने तैयार कराया, व्हाट्सएप पर लीक पेपर का मिलान आपने कराया और लीक होने की पुष्टि भी आपने कर दी, तो परीक्षा रद्द करने में देरी क्यों है? क्या EOU पुष्टि करेगा तब आप घोषणा करेंगे? शब्दों के जाल बुनकर आप लोग बुनकरों को भी मात दे रहे हैं। सुबह 9:30 बजे परीक्षा भवन को छोड़ते हुए परीक्षार्थी
राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय से निराश लौटते हुए परीक्षार्थी। आज होने वाला शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा में जीके का पेपर लीक हो गया और अब इसे निरस्त कर दिया गया है। आखिर कब तक युवाओं के साथ परीक्षा और रोजगार के नाम पर यह मजाक होता रहेगा। राजस्थान के मुखिया जी ने जितना दम अपनी कुर्सी संरक्षित और सुरक्षित करने में लगाया था, अगर पेपर सुरक्षित करने में लगाया होता तो प्रदेश का युवा आज मायूस नहीं होता। राजस्थान में पेपर लीक अब एक प्रचलन बन गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनकी सीधी पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री तक होती है। वीडियो पेपर लीक मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव की गिरफ्तारी कांग्रेस एवं सरकार की संलिप्तता को स्पष्ट प्रमाणित करती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक गैंग का सरगना सुरेश कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री, आरपीएससी के एक सदस्य और कई कांग्रेस नेताओं का खासमखास है जिसको पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी ने पूरा प्लान बनाया था और एक बस किराए पर ली थी जिसमें बैठकर पेपर सोल्व कराए जा रहे थे। राजस्थान में परीक्षा सही से करवाना ही सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। पेपर लीक मामले में राजस्थान इस समय देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, यानी सरकार वीक और पर्चा लीक। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JOAIT पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक हो गया। JOAIT पोस्ट कोड 965 की परीक्षा 25 दिसंबर को जिला और मंडल स्तर पर होनी थी। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस को शिकायत मिली कि JOAIT पोस्ट कोड 965 का पेपर 2.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। इस पेपर को लीक किया था उमा आज़ाद नाम की महिला ने। आरोपी महिला कर्मचारी वर्ष 2001 से चयन आयोग में सेवारत है और पिछले 3 सालों से आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात रही है। लेकिन यह महिला कर्मचारी अभी तक कितनी बार पेपर लीक कर चुकी है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आयोग की गोपनीय ब्रांच में तैनात आरोपी महिला अफसर के बड़े बेटे ने भी 15 दिसंबर को ही कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित मार्केट सुपरवाइजर की परीक्षा को पास किया था। इस परीक्षा का फाइनल परिणाम 8 दिन पहले 15 दिसंबर को घोषित किया गया, जिसमें आरोपी उमा आज़ाद के बेटे नितिन आज़ाद ने 70.5 अंक हासिल किए थे। इसके अलावा छोटा बेटा निखिल पिछले दिनों आयोजित हुई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हुआ है। छोटा बेटा पेपर लीक मामले में अपनी मां के साथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि महिला अफसर के छोटे बेटे निखिल आज़ाद ने भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 965 के तहत आवेदन किया था और उसने भी रविवार को हमीरपुर में परीक्षा देनी थी। ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्मचारी चयन आयोग के गोपनीय ब्रांच में तैनात एक अफसर के बेटे लगातार सरकारी नौकरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं देते रहे और इसकी आयोग को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या ऐसा कोई नियम है जिसके तहत गोपनीय ब्रांच में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने बच्चों की परीक्षाओं की जानकारी आयोग को देना जरूरी हो? अगर ऐसा है तो क्या फिर इस नियम की कोई पालना हुई है? फिलहाल इस मामले पर कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं और मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी उमा आज़ाद की ड्यूटी घुमारवी सेंटर पर लगाई गई थी और वहां पर SDM के समक्ष रिपोर्ट करने के बाद महिला अधिकारी फिर अपने घर लौट आई थी। प्रदेश भर में कुल 41 टीमों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इस ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन महिला अधिकारी घुमारवी में रिपोर्ट करने के बाद घर लौट आई क्योंकि परीक्षा रविवार को आयोजित होनी थी। इस बीच यह महिला रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ी गई। इस मामले का भंडाफोड़ करने वाली DSP विजिलेंस
थाना हमीरपुर रेणु शर्मा का कहना है कि आरोपी महिला अधिकारी के छोटे बेटे ने भी रविवार को उक्त परीक्षा देनी थी। इसकी जानकारी छानबीन में सामने आई है। उन्होंने ये कहा कि बड़े बेटे की नौकरी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के माध्यम से ही लगी है अथवा नहीं, इस पर वह कुछ नहीं कह सकते। मामले की छानबीन की जा रही है और तमाम पहलू ध्यान में रखे जाएंगे। जितना पुराना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इतिहास है, शायद उतना ही पुराना इतिहास इन एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होने का भी है। इस लीक को फिक्स करने की कोशिशें और वादे तो कई बार हुए हैं, लेकिन लीक है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में हिमाचल, बिहार और राजस्थान में हुए पेपर लीक ने इस मसले को फिर गरमा दिया है। पेपर लीक करवाने वाले नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत इनका ऑर्गेनाइज्ड होना है। इलाहाबाद, कोटा और पटना जैसे बड़े स्टडी सेंटरों पर जहां लाखों की संख्या में लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पेपरों के लीक करवाने वाले नेटवर्क को चलाने वाले बरसों से इस काम में लगे हैं। अपना नाम ना बताने की शर्त पर इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि नेटवर्क में ऊपर बैठे इंसान के रिलेशन की वजह से ही ऐसा कर पाना मुमकिन है, वरना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। पेपर लीक नेटवर्क इस हद तक ऑर्गेनाइज्ड है कि ऊपर यानी एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी से लेकर नीचे यानी पुलिस और सरकारी वकील तक सब कुछ पहले से सेट कर लिया जाता है। पेपर लीक करवाने के इस धंधे के बड़े खिलाड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। पैसा खर्च करने की स्थिति में मौजूद स्टूडेंट्स के जरिए पैसा उगाही और उसे मेन सरगना तक पहुंचाना कोचिंग सेंटरों का ही जिम्मा होता है। कोचिंग का डबल फ़ायदा, पेपर लीक के लिए पैसों में उनका हिस्सा होता ही है और साथ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने पर साख अलग से मजबूत होती है। साख मजबूत होने का मतलब है कि अगली बार मोटी फीस वसूलने का अधिकार। पेपर लीक का काम भले ही बेईमानी का है, लेकिन इसमें पैसों का लेन देन काफ़ी ईमानदार तरीके से होता है। जो धंधे में पुराने होते हैं वो धोखा नहीं देते हैं। कई पेपर लीक करने वाले कुछ रकम एडवांस और पेपर सही निकलने पर बाकी रकम देने का फॉर्मूला अपनाते हैं, तो कुछ बिना पैसे लिए ही पर्चे दे देते हैं। इस तरह की सेटिंग करवाने वाले इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि वे पैसा वसूल लेंगे। वे सिस्टम में लूप होल के जरिए अगर पेपर आउट करा सकते हैं तो किसी से पैसा वसूलने के लिए हर तरह के हथकंडे भी अपना सकते हैं। पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल के ज़रिए हर एग्ज़ाम में पेपर सेट करने के लिए सब्जेक्ट्स के सीनियर टीचर्स का पैनल बनाया जाता है। बरसों तक पैनल का हिस्सा रहे टीचर्स भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनते रहे हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के ज़रिए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एसएससी, पीएससी जैसी संस्थाओं के जिम्मे होती है। पेपर से लेकर कॉपियों तक की कस्टडी फाइनल स्टेज में इनके पास होती है। इन जगहों पर बरसों से काम कर रहे सरकारी बाबू मोटी रकम लेकर कई बार कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसी के जरिए वैसे तो पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा सरकारी प्रेस को ही दिया जाता था, लेकिन हाल में प्राइवेट कंपनियों को भी इस तरह के ठेके दिए जा रहे हैं। तकनीक के बढ़ते दखल के मोबाइल कैमरा ही अब सारा काम कर देता है। एग्ज़ाम सेंटर के जरिए यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में छोटे छोटे कॉलेजों को भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है। कुछ घंटों पहले सेंटर पर पहुंचा पेपर भी कई बार लीक करवाने वालों के लिए कमज़ोर कड़ी साबित होता है। उस पर कमाल ये है कि कभी भी ऐसे मामले में किसी सेंटर के खिलाफ कोई कड़ा आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है और ना ही कभी कोई जेल गया है। ये बात भी सच है कि किसी भी बड़े एग्ज़ाम का पर्चा लीक होना बिना बड़े हाथ की मौजूदगी के मुमकिन ही नहीं है। ऐसे मामलों में ऊंचे लेवल के राजनीतिक कनेक्शन हमेशा देखने को मिलते रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम हो या नकल का मामला हो। राजनीतिक बयानबाजी ऐसे चीज़ों की गंभीरता को कम कर देती है और हर किस्सा आया गया हो जाता है। ऐसे में इन्हें रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
ये पूरा काम काफ़ी संगठित ढंग से होता है। हर मॉड्यूल अपने हिसाब से काम करता है। इस तरह के मॉड्यूल में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो खुलासा होने पर जेल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्हें इस शर्त पर राजी किया जाता है कि वे मुंह नहीं खोलेंगे। इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। पेपर लीक से उगाई गई रकम में से बड़ा हिस्सा जेल गए लोगों को छुड़ाने और उनके परिवार को सहारा देने के लिए तय कर लिया जाता है। किसी बड़े पेपर का लीक करवाने की कीमत 25 लाख से 50 लाख प्रति स्टूडेंट्स तक हो सकती है। इतनी बड़ी रकम भरने में हर स्टूडेंट सक्षम नहीं होता। ऐसे में वह पैसों को बांटने के लिए अपने कुछ साथियों से लीक हुआ पर्चा शेयर कर लेता है। ठीक ऐसे ही लीक पेपर के पैसों के बोझ को बांटने के लिए एक चैन बन जाती है और कई बार लीक पेपर एग्ज़ाम से चंद घंटों पहले शहर के नुक्कड़ पर 500 रुपये में भी मिलता नज़र आता है। जानकारों का कहना है कि पेपर लीक बड़ी घटना नहीं है, बस उसका पता चल जाना बड़ी घटना बन जाती है। कई बार पेपर लीक होकर सीमित लोगों के पास बना रहता है और कोई नहीं जान पाता कि ऐसा कुछ हुआ है। पेपर लीक के मामले में किसी भी बड़े अधिकारी को ना तो कोई सज़ा हुई है, ना उसकी नौकरी पर कभी आँच आई है। जब तक बड़े लोगों को आपराधिक साजिश का हिस्सा मानकर सज़ा नहीं मिलेगी, नकेल करना मुमकिन नहीं होगा। हर बार पेपर लीक जैसे संगठित अपराध में पकड़े गए अपराधियों पर बरसों तक ट्रायल ही शुरू नहीं होता है। धीमी न्यायिक प्रक्रिया का फ़ायदा उठाकर नेटवर्क अपना काम आसानी से करता रहता है। अपराध के लिए तगड़ी और तुरंत सज़ा ज़रूरी है। पुलिस को सख्त कार्रवाई की छूट देकर ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है। आर्मी और बैंकिंग के बड़े एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियां काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से एग्ज़ाम करवाती हैं और उनका रिकॉर्ड पेपर लीक के मामले में काफ़ी हद तक क्लीन रहा है। अच्छे और फुल प्रूफ मॉडल को अपनाकर पेपर लीक होने की घटनाओं को रोका जा सकता है। थैंक यू।